नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग एक एक करके याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में जरूर लगाते चलिएगा। आंसर लगाने से ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। बच्चों देखो, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो सभी बच्चे आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, CaCl की क्रिस्टल संरचना होती है। बच्चों, सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है? तो सबको पता होना चाहिए कि अगर CaCl क्रिस्टल संरचना पूछे तो वो होता है बॉडी सेंटर्ड में, और अगर पूछे NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है बच्चों, वो होता है फेस सेंटर्ड में। ये भी याद रखना। BCC की परमाणुओं की संख्या 2 होती है बच्चा पार्टी, और FCC के परमाणुओं की संख्या 4 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर BCC में 8 होती है और इसमें 12 होती है। बच्चों ये भी ध्यान में रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, दूसरा नंबर सवाल है, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में जो तत्व प्रयुक्त होता है उसका नाम सिलिकॉन होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? सिलिकॉन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो तीसरा नंबर सवाल का जवाब लगाओ। अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। निम्नलिखित में कौन से ऐसे हैं बच्चों जो अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं? वो हो जाता है विलायक के अणु। कौन सा बच्चों? विलायक के कण बोलो या फिर विलायक के अणु बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, फोर्थ नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोर्फस सॉलिड? बच्चों कौन सा होगा? क्वार्ट्ज ग्लास होता है, जिसका कि सूत्र क्या होता सर? SiO2 होता, यही वाला होगा ना बच्चों। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो पांचवा नंबर सवाल का जवाब लगा दो। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? यहाँ पे क्वथनांक सबसे अधिक पूछा गया है, जो कि होता जल में 1% NaCl का। राइट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बच्चा पार्टी, जितने भी बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हुए हो, सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाओ। डेली क्लास का टाइम है शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे, 2 क्लास होता है बच्चा पार्टी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के लिए कौन सा है जो सही है? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बच्चों पूछा गया है, इनके सुस्पष्ट द्रव्यरांक होते हैं क्या बच्चों? तो क्या होगा? बिल्कुल होते हैं। ये असमदेशिक होते हैं बच्चों। हमने क्या बताया था? क्रिस्टलीय ठोस असमदेशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय समदेशिक होते हैं। यानी कि क्रिस्टल क्या होगा? असमदेशिक। ये भी सही हो जाएगा। इनकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है। बिल्कुल होती है बच्चों। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है, यानी कि राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल देखो बच्चों, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई शेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर्ड। बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है BCC में बच्चों क्या? परमाणुओं की संख्या। BCC में जस्ट हमने बताया 2 परमाणु होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होते, तो परमाणु क्या होगा बच्चों? 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन ब्रैग समीकरण है? एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। क्या होता है सर? एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला बच्चा पार्टी? 8 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 9 नंबर सवाल है, सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? जल्दी से बताओ बच्चों। 9 नंबर सवाल आपके सामने है, जल्दी से। ओके डोपिंग हो जाएगा ना। राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 10 नंबर सवाल है, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगा? जल्दी से बताओ आप लोग। धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन है बच्चों, आदर्श नहीं, अनादर्श विलयन का ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगा? आप बोलोगे सर सीधे रूप से बढ़ जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 11 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। पूछा जा रहा है, हेनरी स्थिरांक के एच का मान, यानी कि पढ़ा है ना बच्चों, P बराबर सर क्या होता है? P बराबर KHX होता है सर, यही होता है ना। इसमें जो ये KH होता है ये क्या होता है? जल्दी से बताओ। 11 नंबर सवाल का जवाब आप लगाओगे सर, ताप वृद्धि के साथ क्या होता है? बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो 12 नंबर सवाल का जवाब लगाओ आप लोग। क्या होगा? द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से एनोड पर क्या होगा? यहाँ पे बच्चा पार्टी एनोड पूछा गया है। बता दो 12 नंबर सवाल का जवाब आप लगाओगे। सर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अवकरण होता है। जहां पर अवकरण होता है उसपे मुक्त क्या होता है? सोडियम धातु। और जहां पर एनोड होता है जिसमें ऑक्सीकरण कहते हैं उसमें मुक्त क्लोरीन गैस होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलो 13 नंबर सवाल देखो बच्चों, ये रहा प्रश्न आपके सामने। एक फैराडे बराबर कितना कूलम होता है? सर एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। ये किस में होता है बच्चा पार्टी? पता है क्या? ये लगभग में होता है। किसमें सर? लगभग में होता है। याद रखना है बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। ऐसे अगर पूरा बताए तो 96,494 ऐसे करके होता है बच्चों, जिसके बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो, विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे? फैराडे साहब ने दिए थे। विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे बच्चों? फैराडे साहब ने। 14 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है बच्चों? बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल, लेड स्टोरेज बैटरी। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 16 नंबर सवाल देखो बच्चा पार्टी, विलियन की चालकता समानुपाती होती है आयनों की संख्या के। बच्चों नंबर ऑफ आयंस, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। विलियन की चालकता आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। चलो 17 नंबर सवाल है, विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? बताओ बच्चा पार्टी, देखो अच्छे से पढ़ो और बताओ। विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे सिंपल सा कैथोड कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? सर ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? लोहे के महीन पाउडर का। किसका सर? लोहे के महीन पाउडर का। 19 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखो, जिस अभिक्रिया की अनुक्ता एक होती है उसे क्या कहते हैं? जिस अभिक्रिया की अनुक्ता एक है तो उसे एक अणुक अभिक्रिया कहेंगे ना सर। 20 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। जिस अभिक्रिया की दो होगी उसे द्विआण्विक अभिक्रिया कहेंगे, तीन होगी त्रिआणुक अभिक्रिया कहेंगे। बच्चों ये सब याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? किसी भी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर बच्चा पार्टी बता दो। क्या होगा सर? निश्चित होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 22 नंबर सवाल है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? बच्चों ये उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना और घटाना। यानी कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। बच्चों अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य होता है और अभिक्रिया के वेग को घटाना ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य होता है। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? प्रथम पूछा ना सर, ये हमारा सेकंड इनवर्स होगा। शून्य के लिए पूछता तो मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। और अगर द्वितीय के लिए पूछा तो मोल इनवर्स, लीटर, सेकंड इनवर्स। बच्चों ये याद रखना। ये किसके लिए है सर? ये हमारा द्वितीय कोटि के लिए है। और ये किसके लिए बच्चों? याद रखना ये होता है शून्य कोटि के लिए। अभी का तो राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। चलो 24 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? गोंद हो जाएगा। गोंद वाला करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो 25 नंबर सवाल देखो, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन केमिकल? जो ऑप्शन कौन सा होगा सर? एक होती है। क्या राइट आंसर ए होगा? अच्छा बताओ बच्चों कि रासायनिक अधिशोषण में मुक्त उष्मा कितनी होती है? वो भी किलो जूल पर मोल में। कितना सर? वो 40 से लेके 400 किलो जूल पर मोल में होता है। किसमें बच्चों? 40 से लेके 400 किलो जूल पर मोल में होता है। ये किसके लिए? रासायनिक के लिए बच्चों। अगर भौतिक अधिशोषण में पूछे मुक्त ऊर्जा, वो होता है 20 से लेके बच्चों 40 किलो जूल पर मोल में होता है। ये याद रखना। ये भौतिक हुआ, ये रासायनिक हुआ, दोनों को याद रखोगे बच्चों। चलो 26 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन कोलाइडल घोल नहीं है? अब नहीं है पूछा गया आप लोगों से। सिंपल सा आंसर है समांगी विलियन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 26 का ए लगा दिए। 27 नंबर सवाल है, अपमार्जक को क्या कहा जाता है? सरफेस एक्टिवेटर कहा जाता है। अपमार्जक को सरफेस एक्टिवेटर, पृष्ठ सक्रियण कहा जाता है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखो, द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है? द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण
चार्ज होता है। क्या होता है सर? चार्ज होता है। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 29 नंबर सवाल है। बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे भूल गए हो क्लास को लाइक करने के लिए, आप लोग क्लास को जरूर लाइक करते चलोगे। देखो, कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच में होता है? कोलाइडी कणों का जो बच्चों आकार होता है वो होता है 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक। बच्चों क्या होगा? ये हमारा 10⁻⁻5 से और 10⁻�7 सेंटीमीटर तक होता है। ये सेंटीमीटर में है और नैनोमीटर में पूछे तो 1 से लेके क्या होगा? 1000 nm के बीच होता है। बच्चों याद रखोगे ना? ये भी याद रख लो, ये भी याद रख लो। चलो अगला नंबर सवाल देखो। 30 नंबर सवाल है। द्रव से नहीं कोलाइड का अस्तित्व का प्रमुख का, ये सॉरी, द्रव से नहीं कोलाइड का उदाहरण कौन सा होगा? यहाँ पे द्रव से स्नेह करने वाला कोलाइड पूछा गया। द्रव से प्रेम करने वाला बच्चों लगा दो, जिसे हम लोग लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं ना। तो आपको पता होगा सर, ये गोंद भी होता है, स्टार्च भी होता है, जिलेटिन भी होता है। ये द्रव से नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं और 31 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। यूरिएज किसका उदाहरण होता है? सर यूरिएज जो उदाहरण है एक एंजाइम का उदाहरण है। किसका बच्चों? एंजाइम का उदाहरण है। 32 नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल? सर द्विभाषमिक अम्ल डाइबेसिक एसिड बच्चों लगा दो, जिसमें क्या OH2 होगा ना, वही वाला होगा ना बच्चों। 32 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। H3PO3 इज द करेक्ट आंसर। चलो 33 नंबर सवाल देखो। एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्यूमिनियम कार्य करता है। एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्यूमिनियम किसका कार्य करता है बच्चों? ऑक्सीकारक का, अवकारक का, द्रावक का या फिर उत्प्रेरक का? तो ये करता है अवकारक का कार्य। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है। बॉक्साइड एक अयस्क है। बॉक्साइट बच्चों की किसका है? एल्यूमिनियम का ही तो बॉक्साइट होता है ना। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट हुआ। ये लोहा का क्या होता है? हेमेटाइट हुआ, मैग्नेटाइट हुआ, सिडेराइट हुआ। ये कॉपर का क्या होता है सर? ये कॉपर पायराइट होता है, क्यूपराइट होता है, यही सब होता है ना। मेलाकाइट होता है। और जिंक का क्या होता है? जिंकाइट, यही होता है ना बच्चों। ये सब याद रखोगे। ओके चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल देखो। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का जो उपयोग होता है बच्चों, ये होता है द्रावक के रूप में। किसके रूप में बच्चों? सोलवेंट के रूप में। 36 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है? यहाँ पे सल्फाइड अयस्क पूछा गया। देखो ZnS हुआ। ZnS क्या होता है? ये सल्फाइड अयस्क है। जैसे PbS जिसे हम लोग गैलेना कहते हैं बच्चों, ये भी सल्फाइड अयस्क है। अगर पूछे FeS2, सर ये भी सल्फाइड अयस्क है। जिसके लास्ट में ये थोड़ा सा सल्फर दिख जाए ना बच्चों, उससे आप मान लो कि ये सल्फाइड अयस्क ही होगा। जैसे हम ले कॉपर पायराइट, क्या लेंगे बच्चों? कॉपर पायराइट CuFeS2 बच्चों, ये SE मतलब ये भी हमारा सल्फाइड अयस्क हो जाएगा। यानी कि बच्चों देखो, पहला आया मैलाकाइट। अब बताओ 36 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? सर मैलाकाइट नहीं होगा। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? गैलेना, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है PbS होता है। सर ये S सल्फर दिखा, गैलेना इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों चलो 37 नंबर सवाल देखो। पायरोलुसाइट क्या है? पायरोलुसाइट क्या होगा बच्चों? बताओ 37 नंबर सवाल का जवाब। सर ये Mn का एक ऑक्साइड अयस्क होता है। किसका? जैसे MnO2। क्या सर? MnO2। पायरोलुसाइट का सूत्र यही होता है ना। तो Mn का एक ऑक्साइड अयस्क होता है, क्योंकि लास्ट में ऑक्सीजन लगा है। और हमने बताया ना सर, ये लास्ट में जिसमें ऑक्सीजन मिले ऑक्साइड अयस्क, सल्फर मिले सल्फाइड अयस्क। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखो बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा एक सल्फाइड अयस्क नहीं है? जल्दी से लगाओ बच्चों, क्योंकि एग्जाम में आने वाला प्रश्न होता है। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन एक सल्फाइड अयस्क नहीं है? सल्फाइड अयस्क जो नहीं होगा, तो PbS लिखे थे इसका बच्चों। क्या PbS यानी कि S मिला, ये तो सल्फाइड अयस्क हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। अब आयरन पायराइट बच्चा पार्टी लगाओ। 38 नंबर सवाल का जवाब। थोड़ा सा प्रयास करो बच्चा पार्टी। क्या लगाओगे? आयरन पायराइट यानी कि FeS2 होता है। क्या? FeS2 बच्चों इसमें भी है, तो ये भी सल्फाइड अयस्क हो जाएगा। अब मैग्नेटाइट की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों। क्या होगा? मैग्नेटाइट यानी कि कौन सा होगा? कौन सा होगा बच्चों? Fe3 और O4 हो जाएगा। यही वाला होता ना, Fe3 और O4 होता है। ये किसका होता है? सर ये मैग्नेटाइट का सूत्र है। इसमें तो हमारा ऑक्साइड अयस्क दिख रहा है, यानी कि मैग्नेटाइट ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कॉपर पायराइट का क्या होता है? CuFeS2 होता है। ये सब पता है सर हमें। अब बता दो कौन सा लगाओगे करेक्ट आंसर? तो हमारा करेक्ट आंसर C हो जाएगा, क्योंकि ये एक सल्फाइड अयस्क नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल देखो। फास्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है P4 से। P4 सूत्र
सूत्र से बच्चों। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो ना, 40 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती? जल पर एकत्र कौन सा है? SO2। SO2 बच्चों जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। आपका करेक्ट आंसर सी होगा। चलो 41 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। सभी तत्वों में सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है? सभी तत्वों में सर्वाधिक आयनन विभव किसका होगा बच्चों? यह होता है हीलियम का। किसका होता है सर? हीलियम का। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो हाँ, अगला नंबर सवाल देखो, 42 नंबर सवाल है, XeF2 अणु की आकृति कैसी होती है? यहाँ पे बच्चों XeF2 है, लगा दो क्या होगा? राइट आंसर बच्चा पाठी, वो रेखीय होता है। लेकिन बच्चों हमने क्या बताया है? XeF4 पूछे, ये होता है क्या सर? ये होता है वर्ग समतलीय। क्या होता है सर? वर्ग समतलीय होता है। ध्यान में रहेगा ना बच्चों? अभी का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और XeF2 रेखीय होता है। दोनों को याद रख लो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चा पार्टी, लगा दो क्या होगा सर? ये होता है HClO4 होता है क्या? 43 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? पी ब्लॉक का जो तत्व नहीं है, 44 नंबर सवाल का जवाब बताओ, कौन सा है जो तत्व नहीं होता है सर? ये हमारा मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम भैया जो है ना सर, ये एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। किस ब्लॉक के सर? एस ब्लॉक में आता है। तो पी ब्लॉक का कैसे हो सकता है? चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल है, ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। यहाँ पे कौन सा लोहा है सर? ढलवा लोहा है। इसमें 0.4% होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन बच्चों जानते हो पिटवा लोहा में 0.12% से 0.25% के बीच होता है। ओके चलो 46 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है बच्चा पार्टी, निम्नलिखित में से कौन से तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं? परिवर्ती संयोजकता को दर्शाने वाले तत्व का नाम बताओ। 46 नंबर सवाल आपके सामने है और आप लगाओगे सर वो वर्ग 3 से लेकर 11 तक के तत्व होते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 47 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? अगर 4F भर रहा है बच्चों, लेंथेनाइड होगा। अगर 5F भरता तो एक्टिनाइड लगा देते बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 48 नंबर सवाल है, पोटास एलम एक उदाहरण है द्विक लवण का। पोटास एलम उदाहरण होता सर, ये डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। 48 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो 49 नंबर सवाल देखो, Fe2+ में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? बच्चों आपको पता होगा अणुचुंबकीय होने का जो कारण होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही होता है। ओके और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारा क्या होता है? अणुचुंबकीय होता है शायद। तो बताओ 49 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाओगे सर? वो हमारा कौन सा होता है? Fe2+ में 4 होते हैं। Fe2+ में कितने होते हैं? 4 होते हैं। यानी कि 49 का सी हो जाएगा। अगर बच्चों पूछे Cu2+ में, हाँ अगर पूछे Cu2+ में तो क्या लगाओगे? जल्दी से आप लोग एक बार चैट करके हमें बताओ। Cu2+ में कितने होते सर? 1 होते। याद रखना बच्चे, पूछ देगा तो लगा दोगे ना। अगर पूछे Zn2+ में तो क्या लगाओगे? इसमें हमारा 0 होता है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते बच्चों। अगर पूछे Mn2+ में बच्चों तब क्या होगा? इसमें 5 होता है। अगर पूछे Ni2+ में तो क्या होगा सर? ये हमारा 2 हो जाता है। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, आप लोग याद रख लेना। चलो 50 नंबर सवाल है, आयोडोफोम का उपयोग होता है किसके रूप में? आयोडोफोर्म का जो उपयोग होता है सर, ये निश्चेतक के रूप में होता है, विलायक के रूप में होता है, रोगाणुनाशी के रूप में होता है। इनमें से सभी हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। 50 नंबर सवाल का जवाब। चलो ओके ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदला जा सकता है? जल्दी से बताओ एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में किसके द्वारा हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं सर? विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। क्या राइट आंसर भी होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो और 52 नंबर सवाल देखो, एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में विभेद किया जा सकता है आयोडोफोम टेस्ट के द्वारा बच्चों। राइट आंसर डी हो जाएगा 52 का। 53 नंबर सवाल है, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होगा सर? प्रोपेनॉन होता है। क्या होता है? प्रोपेनॉन हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। चलो 54 नंबर सवाल को देखते हैं। C6H6 कैसा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय होता है। इसका नाम होता है क्या सर? इसका नाम होता है बेंजीन। याद रखोगे ना बच्चा पार्टी? बेंजीन होता है। ऐसे करके इसका रिंग भी बना सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा और बता दो कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है? बच्चा पार्टी क्या बताया हमने? कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड हो तो 1.54 एंगस्ट्रम होता है। लेकिन बच्चों आपसे पूछेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लंबाई 1.34 एंगस्ट्रम होता है। उसके बाद पूछेगा
क्या? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई सर 1.20 एंगस्ट्रम होता है, 20 एंगस्ट्रम। अब बताओ कौन पूछा गया है? हमारा राइट आंसर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, पूछा गया एकल बॉन्ड बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 56 नंबर सवाल है, कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होगा? कीटोन का सी डबल बॉन्ड ओ होगा, कीटोन का यही होगा। ये किसका होगा बच्चों, ये बता दो। ये होता है एल्डिहाइड का। किसका बच्चों? ये होता है एल्डिहाइड का। ये किसका होता है सर? ये हमारा जो होता है ये अल्कोहल का होता है। और ये किसका होता है सर? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। ये भी ध्यान में रखोगे आप लोग, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 57 नंबर सवाल है, CH3COOH का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? CH3COOH का आईयूपीएसी नाम आप बताओगे। 57 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, क्या होगा इसका सही आंसर बच्चों? क्या होगा सर? वो हमारा एथेनोइक एसिड होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 58 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एकल सेकेराइड है बच्चों? यहाँ पे मोनोसेकेराइड पूछा गया है। एक हमारा होता मोनोसेकेराइड, दूसरा होता डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज फ्रक्टोज राइबोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज राइबोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज राइबोज। बच्चों हमें कौन सा फ्रक्टोज मिल रहा है क्या? यानी कि एकल सेकेराइड जो होगा वो हमारा फ्रक्टोज होगा। और एकल सेकेराइड का क्या बताया हमने बच्चों? ग्लूकोज आए। क्या आएगा बच्चों? ग्लूकोज आएगा या फिर राइबोज आएगा। ये क्या होता है? ये दोनों हमारा एकल सेकेराइड है और ये फ्रक्टोज भी, यानी कि फ्रक्टोज ग्लूकोज राइबोज ये तीनों मोनोसेकेराइड है बच्चों। अगर डाइसेकेराइड पूछे तो सुक्रोज हुआ, लैक्टोज हुआ, माल्टोज हुआ। यहाँ पे तो 3 एग्जांपल सीधे सीधी बन गया बच्चा पार्टी, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर सवाल देखो, पारा एल्डिहाइड किसका त्रिवयक होता है? पारा एल्डिहाइड बच्चों किसका त्रिवयक होता है? आप लोग बताओ, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। पारा एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड का त्रिवयक होता है। और बच्चों आपको पता है क्या, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटल्डिहाइड को ही हम लोग एथेनॉल कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर सवाल देखो, CONH2 को कहा जाता है, CONH2 को एमिडो ग्रुप कहा जाता है। CONH2 को कहा जाता है कौन सा? एमिडो ग्रुप कहा जाता है सर। 60 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। 62 नंबर सवाल है, NH3 में N का संकरण क्या होगा? NH3 में बच्चा पार्टी बता दो, NH3 में N का संकरण क्या होगा? फटाफट से बच्चों लगा दो। NH3 में सर N का संकरण क्या होगा? इसमें एक लोन पेयर हो जाता है, यानी कि 1 1 2 1 यानी कि 4 होगा। 4 होने वाला हमारा sp3 में होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर सवाल, ब्यूना N तथा ब्यूना S क्या होगा? ब्यूना N भी है और ब्यूना S भी है। संश्लेषित रबर होगा, सिंथेटिक रबर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 63 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, विटामिन जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है वो कौन सा होगा? वो विटामिन के होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 64 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? दूध में पाया जाता है बच्चों, लैक्टोज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये रहा 65 नंबर सवाल है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी है? ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या का नाम बताओ बच्चों, क्या होगा? 4 होता है सर। चलो आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है कौन सा? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किसको? ये तो हमने 10th में भी पढ़ा था सर। और माइटोकॉन्ड्रिया अभी भी लगा दे रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर सवाल, रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है बच्चों वो किसके कारण होता है? ये बता दो। ये हो जाता है हमारा हीमोग्लोबिन के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर सवाल है, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? अमोनिया साहब जो है बच्चों आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो आप सिंपल सा आंसर लगाओ सर, नीले रंग में बदल देता है। 68 का ए हो जाएगा। चलो 69 नंबर सवाल देखो, डेटोल का उपयोग किया जाता है किसके रूप में? डेटोल भैया का उपयोग किसके रूप में होता है बच्चों? ये बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों। एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 70 नंबर सवाल है, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन सा होगा? टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक है क्लोरामफेनिकोल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? ऑप्शन बी हो जाएगा। एकदम बच्चा पार्टी 100% करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलो आप बता दो कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपका सही कितना हुआ? ये सारे बच्चे कमेंट करोगे। और दूसरा कमेंट आपका ये होना चाहिए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो बच्चा पार्टी सारे बच्चे कमेंट करिएगा। एक बार क्लास को क्या करना बच्चों, क्लास को लाइक भी कर देना। जितने बच्चे जुड़े हुए हो सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देना बच्चों। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर।